चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट केमिस्ट्री का यानी कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री का 50 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री का देखने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा एकदम गारंटी है कि आपका 50 नंबर जो 50 क्वेश्चन होगा इसी में से 10 क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा, यानी कि 10 गुना 2 यानी कि 20 नंबर इस वीडियो से आप लोग को कंप्लीट होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए और साथ में चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखना है। बहुत मज़ा आने वाला है, इतना मज़ा आएगा कि एकदम झकास क्वेश्चन कवर किए हैं। एकदम बेहतरीन वीडियो होने वाला है। तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी विद्यार्थी PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। इस पर हम आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए तैयारी कीजिए एकदम बेहतरीन। चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि दोस्तों शॉर्ट की दोष क्या है, व्हाट इज द शॉर्ट की डिफेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन काफी कमाल का है। कहा जाता है कि इस प्रकार के दोष के कारण, यानी कि इस प्रकार का जो दोष होता है दोस्तों शॉर्ट की दोष, इस क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में समान संख्या में, देखो समान संख्या में धनायन और ऋणायन दोनों बाहर होते हैं। देखो पहला चैप्टर में फिगर के साथ बढ़िया से समझाया था, यहाँ पर वन शॉर्ट रिवीजन है। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल तब होता है, यानी कि इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब होता है जब क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाता है, यानी कि प्लस माइनस समान संख्या में क्या होगा, बाहर हो जाएगा। यानी कि धनायन और ऋणायन दोस्तों बाहर होता है, यानी कि समान संख्या में दोस्तों क्रिस्टल में उत्पन्न होता है। यानी कि इस प्रकार के दोष होता है क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में समान संख्या में, यानी कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन, कहने का मतलब 2 गो धनायन जाएगा तो 2 गो ऋणायन जाएगा, अगर 5 गो धनायन जाएगा तो 5 गो ऋणायन जाएगा, इनकी समान संख्या में बाहर होगा तो उसको हम लोग शॉर्ट की दोष कहेंगे। उसके अंतर्गत आप लोग एग्जाम्पल देखेगा तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, CHCl, ये सब क्या है, शॉर्ट की दोष का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में आपका इस प्रकार से पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि शॉर्ट की दोष का उदाहरण कौन है, तो इन तीनों में से कोई एक रहेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो आराम से कर लेना। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किस दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है, तो शॉर्ट की दोष के कारण देखो इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, यानी कि जो क्रिस्टल का जो घनत्व होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यानी कि इस दोष के कारण इसका जो जेनेसिटी होगा वो दोस्तों डिक्रीज करता है। देखिए ये शॉर्ट के दोष में कि ताप बढ़ाने से इसका मान बढ़ जाता है, यानी कि दोस्तों ताप, यानी कि आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिएगा तो जाहिर सा बात है दोस्तों उसका मान बढ़ जाएगा। इस वैल्यू इंक्रीज विद द इंक्रीज द इन टेम्परेचर, यानी कि दोस्तों ताप बढ़ाएंगे तो इसका जो मान होगा वो बढ़ जाएगा। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए एक दिल बनता है, यानी कि लाइक बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो जी ब्राउनी गति का कमाल का क्वेश्चन लाते सर, एकदम आसान परिभाषा में लेके फिगर भी दे दें ताकि बच्चा को समझने में, मेरे प्यारे को समझने में कोई तकलीफ ना हो। देखो ब्राउनी गति क्या है, देखो कितना आसान परिभाषा है। कोलाइड, देखो 9 कक्षा में पढ़ना है, 12 में पढ़ना है। देखो यहाँ से कहा जाए कोलाइडी विलयनों के अध्ययन से पता चलता है कि कोलाइडी विलयन के अंदर कोलाइडी कण हमेशा टेढ़े मार्ग में गतिशील रहते हैं और इससे हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। अब कहोगे सर जी कोलाइडी विलयन के अध्ययन से हमें पता चला, किसके अध्ययन से, कोलाइडी विलयनों के अध्ययन से पता चलता है कि कोलाइडी विलयन के अंदर, यानी कि कोलाइडी विलयन के अंदर जो कोलाइडी कण होते हैं, जो कोलाइडी पार्टिकल होते हैं वो टेढ़े मेढ़े मार्ग में इस प्रकार से दोस्तों गतिशील होते हैं। यानी कि आप लोग खाली एरो का निशान दे दीजिए कहाँ जा रहा है, बस ये हो गया क्या दोस्तों, तो आपका ब्राउनी गति। इसी को आप लोग देखो इस प्रकार से क्या टेढ़े मेढ़े मार्ग में दोस्तों आपका गतिशील है डियर स्टूडेंट। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका दोस्तों ब्राउनी गति हुआ। यानी कि ये कहने का मतलब ब्राउनी गति का मतलब हुआ वो गति करेगा लेकिन टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता दोस्तों, कभी इधर भाग गया, 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 इस प्रकार से खाली एरो का निशान दे देना है किस तरफ जा रहा है, बस ये हो गया क्या आपका डियर स्टूडेंट्स। तो आपका ब्राउनी
अनुगति हो गया। देखो कितना आसानी से आपको समझा दिया, एकदम पूरा आसान लाए हैं। कोलाइडी बिलियनों के अध्ययन से पता चलता है कि दोस्तों बिलियन के अंदर कोलाइडी जो कण होता है, कौन कण, ये बात तो आपको याद रखना, कोलाइडी कण, कोलाइडी पार्टिकल्स होगा ना, वो आपका टेढ़े मेढ़े मार्ग में हमेशा यानी कि ऑलवेज क्या करेगा, मूव करेगा, गति करेगा। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे प्यारे, एकदम बेहतरीन तरीका से याद कर लो। चलो अब देखिए प्यारे, प्राथमिक सेल क्या है, ये क्वेश्चन कैसे आप लोग भूल सकते हो जी। क्वेश्चन बैंक में देखोगे तो बहुत बार पूछा है। अब देखो मेरा इतना आसान परिभाषा है कि आपको एक बार में याद कराने की गारंटी रखते हैं और बिल्कुल सटीक परिभाषा है। देखिए प्राथमिक सेल क्या है, देखो कहा जाता है जिस बैटरी में, यानी कि जो भी बैटरी होगा, कोई भी बैटरी ले लीजिए, जिस बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है। देखो जो भी बैटरी आप लोग ले लीजिए, उसमें अगर रेडॉक्स अभिक्रिया एक ही बार होती है तथा कुछ समय का प्रयोग होता है, यानी कि कुछ समय तक काम करता है, करते 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 कुछ बाद निष्क्रिय हो जाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, यानी कि जिस बैटरी से रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होगा और साथ में कुछ समय के बाद क्या होगा, एक ही बार होगा, लेकिन वो बाद में क्या होगा, निष्क्रिय हो जाती है एवं पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता क्योंकि ये निष्क्रिय हो गया है और उसे हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। देखो जी सर आपके पढ़ेंगे ना एग्जाम में तो आपका भर भर के नंबर देंगे, तो ये सब पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को चाहिए सभी सब्जेक्ट का, तो इस नंबर पर 9142 पर आपको ले लेना है। कुछ विद्यार्थी के मन में शंका होगा कि पीडीएफ नोट से लड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल 100% लड़ता है। 2023 में 100% क्वेश्चन लड़ा है। जिसको भी प्रूफ चाहिए, प्रूफ लेने के लिए भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। देखिए बच्चा पूरा लड़ा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, एकदम 100% हैंड टू हैंड, ठीक ना। चलिए प्राथमिक सेल आप लोग समझ गए, जिस बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया केवल और केवल एक ही बार होती है तथा कुछ समय के बाद, प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाती है एवं उसको पुनः प्रयोग में नहीं ला सकते हैं बाबू। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक सेल कहेंगे। तो इसको आप लोग को एकदम आराम से कर देना है। यहाँ पर आप लोग इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए अब देखो जी एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, धमाल जरूर करना है क्वेश्चन को देख करके क्योंकि इतना आसान लैंग्वेज जो है। चलिए एंजाइम उत्प्रेरक, व्हाट इज द एन एंजाइम एक्टिवेटर। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से कहा जाता है जो एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं एक जटिल नाइट्रोजन युक्त, यानी कि जटिल का मतलब एकदम कड़ा, एकदम कड़ा ना, जटिल माने क्या होता है, मजबूत, और नाइट्रोजन युक्त यानी नाइट्रोजन युक्त का मतलब क्या हुआ, उसमें नाइट्रोजन है। जैसे नहीं कहते नमक युक्त, यानी कि उसमें नमक है, उस सब आप लोग जानते हो, युक्त माने क्या, भरा हुआ। उसी प्रकार से एक जटिल नाइट्रोजन युक्त यानी कि नाइट्रोजन से युक्त कार्बोनिक पदार्थ। देखो जी ये क्वेश्चन आपका कमाल का है, कार्बोनिक पदार्थ है, यानी कि कार्बोनिक पदार्थ होता है जो अनेक, देखो यानी कि विभिन्न प्रकार के अनेक जैविक व रासायनिक क्रियाओं को संपादित करती हैं। देखो जैविक होता है और रासायनिक जो क्रियाएं होती है उसको संपादित करता है, यानी संपादित का मतलब क्या हुआ, पूरा करता है, उसे हम लोग उत्प्रेरण कहते हैं। परिभाषा देखो कितना आसान है, एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो अनेक जैविक व रासायनिक क्रियाओं का संपादन करते हैं या कराते हैं, तो उसी को हम लोग एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। ये एंजाइम जो होते हैं प्रायः प्रोटीन होते हैं। कहोगे सर जी प्रोटीन होता है, हाँ प्यारे, क्योंकि ये एक नंबर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। एंजाइम प्राय क्या होते हैं, तो याद रखना प्रोटीन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो आप लोग जानते हो, एंजाइम को भी आपको याद रखना है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। यानी कि ये जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिक पदार्थ जो अनेक जैविक व रासायनिक क्रियाओं को संपादित करेगा, तो इसे हम लोग एंजाइम उत्प्रेरक कहेंगे। अब एकदम आसान हो गया डियर स्टूडेंट, आराम से याद कर सकते हैं। देखिए मोलारता एवं मोललता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, यानी कि दोस्तों मोलारिटी और मोलालिटी में आपको अंतर लिखना है। देखो इतना सटीक परिभाषा है कि एकदम दिल गदगद हो जाएगा आपका, और साथ में समझ में आ जाएगा कि मोलारता क्या है, मोलारता क्या, कभी कंफ्यूजन जीवन में अब नहीं होगा, बस थोड़ा सा समय दीजिए।
देखिए 1 लीटर मोलारिटी की बात करें, मोलारिटी ये इसमें है कि 1 बिलियन में उपस्थित 1 लीटर। देखो मोलारिटी जो होता है 1 लीटर में होता है, जबकि मोलारिटी केजी में होता है। आपको ध्यान से समझना प्यारे, मोलारिटी एक मोलारिटी होता है, मोलारिटी में जो होता है 1 लीटर होता है और मोलारिटी में 1 केजी या तो 1000 ग्राम। ध्यान से समझो प्यारे, मोलारिटी जो होता है ना उसमें 1000 ग्राम या 1 केजी होता है और मोलारिटी में 1 लीटर होता है। ये बात आपको समझ में आएगा। तो आप देखो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय या विलेय के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, विलेय के मोलों की संख्या को मोलारिटी कहते हैं। यानी कि लीटर में रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलारिटी। अगर वहीं अगर ग्राम या केजी में रहेगा तो उसको हम लोग मोलारिटी कहते हैं। क्योंकि वाह हंसी सच्ची समझ गए, एकदम आराम से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी दिक्कत होगा डियर स्टूडेंट, कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोलारिटी लीटर में और मोलारिटी केजी में। समझ रहे ना डियर स्टूडेंट, एकदम कमाल का क्वेश्चन, आराम से देखिए मज़ा आ जाता है। चलिए यहाँ से देखेगा तो ये जो मोलारिटी होता है दोस्तों, इसको हम लोग एम के द्वारा यानी कि कैपिटल एम होता है दोस्तों, इसके द्वारा आपका सूचित किया जाता है मोलारिटी को। जबकि मोलारिटी जो होता है मोलारिटी, इसको स्मॉल एम के द्वारा दोस्तों डिनोटेट करते हैं जी। एकदम कमाल का है, मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। चलिए मोलारिटी दोस्तों कैपिटल एम यानी कि मोलारिटी पूछेगा कैपिटल एम, मोलारिटी पूछेगा स्मॉल एम। देखो जी कितना आसान है। अब देखो मोलारिटी पर ताप का प्रभाव पड़ता है जी। देखो मोलारिटी जो तो उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मोलारिटी देखो थोड़ा सा यहाँ से देखिए, मोलारिटी यहाँ होना चाहिए मेरे प्यारे को, कोई दिक्कत ना है। मोलारिटी पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो यहाँ मोलारिटी लिखा हुआ ना, बस समझ जाओ कि ताप पर प्रभाव नहीं पड़ता। किस पर, तो मोलारिटी में। एकदम आसान परिभाषा, आराम से आप लोग एकदम मज़ा कीजिए, एकदम कमाल का क्वेश्चन, आराम से पढ़िए। चलिए यहाँ से देखिए मोलारिटी आयतन पर निर्भर करता है। देखो मोलारिटी जो होता है आयतन पर निर्भर करता है, जबकि मोलारिटी जो होता है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। देखो जी कमाल का क्वेश्चन है। मोलारिटी जो कि आपको पता है लीटर में होता है, जो कि आयतन पर यानी कि लीटर आयतन पर डिपेंड करेगा, यानी कि मोलारिटी। जबकि जो केजी होगा दोस्तों वो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, यानी कि द्रव्यमान यानी कि मोलारिटी जो होगा द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। देखो जी आपको पता था कि मोलारिटी को लीटर में मापते हैं, इसीलिए इसका मोल प्रति लीटर मात्रक हुआ। इसको केजी में मापते हैं, इसीलिए इसका मात्रक मोल प्रति केजी हुआ। देखो जी इतना बेहतरीन तरीका से आपको समझा दिया हूँ कि आप लोग बिल्कुल गदगद फील कर रहे होंगे। पढ़ने वाला स्टूडेंट ही, क्योंकि ना पढ़ने वाले हो तो चले गए, क्योंकि उनको तो चाहिए था ऑब्जेक्टिव। आप लोग देख रहे हो सब्जेक्टिव, यानी कि बात तो क्लियर। आप लोग पढ़ने वाला स्टूडेंट तो तभी सब्जेक्टिव वीडियो देखते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट। नहीं तो ऐसे ज़्यादातर स्टूडेंट खाली ऑब्जेक्टिव रखते हैं। चलो मेहनत करो, इसी प्रकार से बेहतर अंक जरूर लाना है। चलिए मोल प्रति केजी जो होता है दोस्तों किसका मात्रक होता है, तो मोलारिटी का, और इसका जो होता है मोलारिटी का मोल प्रति लीटर होता है। चलिए एकदम झकास क्वेश्चन था। देखिए जो विद्यार्थी PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं ले हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट 100% क्वेश्चन लगेगा। तो इस नंबर पर आप लोग को ज़रूर मैसेज करना है, व्हाट्सएप या कॉल पर बातचीत कर सकते हैं। हम गारंटी लेते हैं, आपका 100% लड़ने की गारंटी है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। पिछला बार पूरा लड़ा था, उसका प्रूफ भी देंगे। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट। देखिए 80 प्लस जो 200 स्टूडेंट लाया था 400 प्लस, और 450 बहुत स्टूडेंट। चलिए अब देखो इलेक्ट्रोड विभव क्या एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड विभव जो है वो आखिरकार क्या है। तो देखो परिभाषा एकदम आसान परिभाषा बनाया हूँ। जब किसी धातु की छड़ को, यानी कि कोई भी धातु का छड़ होगा, कोई भी दोस्तों धातु का छड़ होगा, कोई भी धातु का छड़, कोई भी मतलब समझ लो लोहा हुआ कुछ का भी होगा, तो किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाते हैं। यानी कि दोस्तों किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाते हैं। मान लीजिए किसी धातु का छड़ है दोस्तों, तो उसी धातु के विलयन के लवण में क्या होता है, डुबाते हैं। तो वह धातु है दोस्तों छड़ के सापेक्ष धन आवेशित, यानी कि ये जो छड़ होगा इसके प्रति होगा धन आवेशित या तो ऋण आवेशित हो जाएगा।
होगा, यानी कि दोस्तों पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये कोई निश्चित नहीं है। लेकिन ये उसके सापेक्ष, विलयन के सापेक्ष, उस क्षण के सापेक्ष धन आवेशित या तो ऋण आवेश हो जाता है, जिसके कारण विलयन और उस क्षण के बीच, यानी कि जो विलयन होगा दोस्तों, जैसे इसमें विलयन है और उस क्षण के बीच है दोस्तों, क्या हो जाता है विलयन, ये विलयन है और ये आपका क्षण है, तो ये विलयन और क्षण के बीच विद्युत विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है, और इसे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एकदम लाजवाब परिभाषा है, मजा आ गया देख करके। जब किसी धातु के क्षण को धातु लवण के विलयन में डुबाते हैं तो धातु के वह सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाता है, जिसके कारण विलयन के क्षण और क्या, तो विलयन के क्षण और विलयन के दोस्तों बीच क्या हो जाता है विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और इस विभवांतर उत्पन्न होने की घटना के इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए जी परिभाषा एकदम कमाल, लाजवाब, धमाल परिभाषा। देखो जी फॉर्मिक अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल क्या है, ये आप लोग जान जाओगे, पता चलेगा, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक सबल है, यानी कि प्रबल है। ऐसा क्यों है कि फॉर्मिक अम्ल है वो एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल है। अब कहेंगे सर जी सूत्र तो हम लोग को पाते ना, कुछ कुछ सूत्रवा बता देते तो याद रहता। हाँ रे प्यारे देखो सूत्र बतलाते हैं। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH होता है। वहीं एसिटिक अम्ल पूछेगा तो CH3COOH। अब आपको दिक्कत ना होगा प्यारे, हम आपको सूत्र भी बता दिए, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये फॉर्मिक अम्ल हो गया, ये एसिटिक अम्ल हो गया। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल को मिथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ये सब अपने अपने जगह पर काबिज है दोस्तों, आपको उससे टेंशन नहीं लेना है कि क्या करना होगा। रेगुलर क्लास कीजिए, PDF नोट्स के लिए नंबर तो आपको दिख ही रहा है। चलो जी यहाँ से आप देखो फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल है। देखो काहे फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल है। बहुत अच्छा बात है सर जी, प्रबल तो है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पॉइंट को देखो, क्योंकि एसिटिक अम्ल में मिथाइल ग्रुप +1 के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि एसिटिक अम्ल में जो मिथाइल ग्रुप होगा दोस्तों, उसको +1 से +1 से दोस्तों दर्शाया जाता है, जो कि एसिटिक अम्ल की अम्लीय शक्ति को कम कर देती है। लो अम्लीय शक्ति को कम कर दिया, यानी कि जो अम्लीय शक्ति होता है दोस्तों एसिडिक जो होता है उसको कम कर देती है। अतः फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों मिथाइल ग्रुप जो होगा एसिटिक अम्ल को उसको +1 के द्वारा दर्शाया जाएगा। जब ऐसा होगा ना तो एसिटिक अम्ल होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों काम कर देते उसकी जो अम्लीय शक्ति। जैसे कि आप लोग देखो आप में दोस्तों भरपूर ताकत, एकदम लग रहा है कि एकदम बिल्कुल एकदम उठा के पटक देंगे सबको, कोई भी आ जाए। अगर आपके शरीर से खून निकाल दिया जाए तो आप लोग क्या हो जाएंगे। देखिए 2 बंदा है, एक आपका दोस्त है, आपका दोस्त है, दोनों बहुत मजबूत है, और एक में से दोस्तों खून निकाल दिया जाए, ठीक ना डियर स्टूडेंट, यानी कि ट्रांसफर कर दे, खून को हटा दिया जाए, तो वो दोस्तों बंदा दूसरा क्या होगा दोस्तों, क्या होगा कमजोर हो जाएगा, एक पहलवान हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कमजोर वाला ऐसे ही हार जाएगा। उसी प्रकार से फॉर्मिक अम्ल है दोस्तों एसिटिक अम्ल से ज़्यादा प्रबल है, क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल को मिथाइल ग्रुप +1 के द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि एसिटिक अम्ल की अम्लीय शक्ति होती है उसको कम कर देती है। अतः फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल है। देखो जो विद्यार्थी आराम से देखेगा, चैट बॉक्स में कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव वीडियो आराम से देखेगा, मन से देखेगा, उसको मैं गारंटी लेता हूँ कि क्लास में याद हो जाएगा। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स मेरे प्यारे नहीं लिए तो इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है, वहाँ पर अपना नाम बताना है और आपको PDF नोट्स दे दिया जाएगा। चलिए जी ये क्वेश्चन कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं, इतना लाजवाब क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तो मेरे लिए दिल है दोस्तों, धड़कन ऐसा क्वेश्चन है। एल्कोहल और फिनॉल में अंतर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया जी। एल्कोहल और फिनॉल में अंतर देखिए, विद डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। देखो जी अल्कोहल है एक तरफ फिनॉल है, मजा आ रहा है कि नहीं जी। देखो अल्कोहल जो होता है उदासीन होता है, फिनॉल अम्लीय होता है। डियर स्टूडेंट्स अरे प्यारे फिनॉल अम्लीय होता है, अल्कोहल उदासीन होता है, बस यही ना अंतर है। अरे भैया अल्कोहल क्या होता है OH होता है, और फिनॉल क्या होता है उसमें भी OH होता है, लेकिन इसमें क्या है अल्कोहल उदासीन होगा
तो फिनोल अम्लीय होगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि एल्कोहल का प्रकृति क्या है, तो आपको लगाना है उदासीन। और भाई दोस्तों फिनोल जो होता है अम्लीय होता है। और यहाँ पर देखिए ये जो होता है अल्कोहल जो होता है लीवर मैन परीक्षण नहीं देता है, यानी कि दोस्तों अल्कोहल जो होता है ये आपका लीवर मैन परीक्षण नहीं देता है, जबकि फिनोल जो होता है ये लीवर मैन परीक्षण देता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, देखो अल्कोहल जो होता है लीवर मैन परीक्षण नहीं देगा लेकिन फिनोल देगा। अब लीवर मैन परीक्षण क्या है आप लोग सोचोगे, अरे प्यारे अरे ऑर्गेनिक का भी सब्जेक्टिव ला रहा हूँ स्पेशल वीडियो, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से देखते चलिए जितना करवा रहे हैं। अब देखो ये ब्रोमीन जल से कोई आक्षेप नहीं बनाता है। देखो अल्कोहल जो होता है ब्रोमीन जल से कोई आक्षेप नहीं बनाता है, यानी कि जो अल्कोहल होगा कोई नहीं बनाएगा, जबकि फिनोल जो होगा ब्रोमीन जल से सफ़ेद आक्षेप बनाएगा। देखो जी परिभाषा इतना सटीक करा रहा हूँ, बस आप लोग याद कर लीजिए, मैं आपसे यही आग्रह करूँगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, अगर आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा जी। आप लोगों के लिए इतना किया जा रहा है, वो भी फ्री का काम कर रहे हैं, वो PDF नोट्स भी आपको एकदम समझिए मुफ्त ही दे रहे हैं दोस्तों, बहुत कम राशि में। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आराम से तैयारी कीजिए आप लोग दोस्तों। सौभाग्य आपका कि आज के ज़माने में इंटरनेट है डियर स्टूडेंट, इतना सस्ता, जो कि भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट मिलता है। चलिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, तुल्यांकीय चालकता यानी कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो ये देखो तुल्यांकीय चालकता एग्जाम में पूछा जाता है, तुल्यांकीय चालकता क्या है। अरे भैया परिभाषा इतना आसान एक बार में याद हो जाएगा जी। देखो किसी विद्युत अपघट के विलयन की विशिष्ट चालकता, किसी विद्युत अपघट के विलयन की विशिष्ट चालकता, कहोगे सर जी विशिष्ट चालकता, ऐसे सोचोगे आप लोग, अच्छा विशिष्ट चालकता का होता है वो हम बताएं और समझिए। तथा उस विलयन के आयतन, मान लो विशिष्ट चालकता के होगा और उस विलयन का आयतन भी होगा, तो इसी के गुणनफल को हम लोग कहेंगे तुल्यांकीय चालकता, यानी कि विद्युत अपघट के दोस्तों विशिष्ट चालकता तथा उस विलयन के आयतन भी के गुणनफल को तुल्यांकीय चालकता का, तो इसको लैम्डा इक्विवेलेंट के द्वारा दोस्तों निरूपित किया जाता है। और लैम्डा इक्विवेलेंट जो होगा दोस्तों क्या होगा, के क्रॉस बी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जी कि विशिष्ट चालकता जो होता है उसको के से प्रदर्शित करते हैं और आयतन को बी से। ये भी सूत्र लिखोगे ना तो आपके सर जी जानेंगे, ये बच्चा जो ये जो बंदा जो है काफ़ी होनहार है, होशियार है, तभी एक इक्वेशन लाया है लैम्डा इक्विवेलेंट के क्रॉस बी। ये जो होता है समीकरण 1 हो गया। ये तुल्यांकीय चालकता का दोस्तों क्या सूत्र है। इतना भी लिखोगे अगर सर जी हमारे जैसे रहेंगे तो 2 नंबर पूरा दे देंगे, काहे कि जानेंगे कि बच्चा मेहनत किया, भले परिभाषा याद नहीं है लेकिन मेहनत तो किया, तो 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि मेहनत दोस्तों कभी असफल नहीं होता। चलिए यहाँ से देखिए साथियों, हैलोजन परिवार के, देखो आपका परिवार है जी, आपके परिवार में के मेंबर है 3 4 5 6 7 होंगे, तो उसी प्रकार के हैलोजन का भी एक परिवार होता है ना जी, हैलोजन का भी परिवार है, क्योंकि इस ये जो होता है वर्ग संख्या के तत्व होता है, इसको कैल्कोजन या हैलोजन चैल्कोजन जो भी नाम दीजिए, ये 3 नाम से जाना जाता है। अब देखो जी ये जो होता है हैलोजन परिवार में पहला क्लोरीन होता है, दूसरा फ्लोरीन होता है, तीसरा ब्रोमीन होता है, और चौथा आयोडीन होता है, और 5वां एस्टेटिन होता है। देखो जी ये क्वेश्चन हम आपको करवा दिए, ये क्वेश्चन है ना बहुत ही कमाल का 2021 में पूछा है, तो आपको टेंशन नहीं, ऐसा ही याद हो जाएगा। क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन एस्टोडीन याद हो गया, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टोडीन याद हो गया जी। चलो कमाल का क्वेश्चन है, एकदम धमाल ज़रूर करना एग्जाम में। और मेरे प्यारे जो विद्यार्थी अभी तक PDF नोट्स हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना है। देखो जी DNA तथा RNA, अब कहोगे सर जी DNA तथा RNA तो बायोलॉजी में पढ़ना है, तो केमिस्ट्री में कहाँ किया। अरे प्यारे पढ़ना है बायोलॉजी, केमिस्ट्री में लास्ट के चैप्टर जो होता है ना जैव मॉलिक्यूलर, उस चैप्टर में आपको पढ़ना है। लेकिन ये क्वेश्चन है ना केमिस्ट्री में 5 नंबर तक पूछ जाता है, 2 नंबर तक पूछ जाता है, तो मेरे प्यारे को क्या चाहिए, पूरा एकदम एनालिसिस एकदम आसान लैंग्वेज में। देखो जी एकदम आसान है,
डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखे, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अब देखो डीएनए एक तरफ आरएनए। अब देखो डीएनए का पूर्ण नाम क्या होता है? डीएनए तो जानते हैं, जैसे नहीं कहते हैं बिहार बोर्ड बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिहार एस का बीएस सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, उसी प्रकार से डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यानी डीऑक्सी का मतलब दोस्तों डी हुआ, न्यूक्लिक अम्ल का मतलब एन हुआ, और एसिड का मतलब ए हुआ। यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब आरएनए देखो, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अरे मेरे प्यारे, इतना आसान परिभाषा एकदम एक बार में याद होने वाले फुल फॉर्म। पहले तो फुल फॉर्म लिख देना है, फिर आपको लिखना है यहाँ से। देखो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान देना। डीएनए जो होता है इसमें थायमिन भस्म होता है, और जबकि आरएनए जो होता है उसमें यूरासिल भस्म होता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आरएनए में कौन सा भस्म पाया जाता है, तो यूरासिल। और डीएनए जो होता है उसमें थायमिन भस्म पाया जाता है। देखो ये एकदम आराम से याद करना, गदगद हो जाएगा दिमाग एकदम, ठीक ना डीएनए, मज़ा आ जाएगा। डीएनए में थायमिन भस्म और आरएनए में यूरासिल भस्म पाया जाता है। ये हो गया डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। चलिए अब देखो डीएनए का दोस्तों देखिएगा थर्ड नंबर, तो डीएनए जो होता है द्विकुंडलित संरचना होता है। यानी कि डीएनए जो होता है, डीएनए की जो संरचना होती है वो द्विकुंडलित होती है, जबकि आरएनए की संरचना जो होती है वो आपकी कुंडलित संरचना होती है। देखो डीएनए के द्विकुंडलित संरचना और आरएनए की दोस्तों क्या है, तो कुंडलित संरचना होती है। देखो जी मज़ा आ रहा है आप लोग की ना, एकदम आसान परिभाषा लिखवा रहे हैं एकदम एक बार में, यहीं पर आपको याद करना। ये नहीं कि लिखेंगे या तारेंगे, ऐसा नहीं करना है। अरे भैया जितना हो सके कल से ज़बरदस्ती तो लेके यहीं पर याद करना, बादों में याद कर सकते हैं, लेकिन देखने में क्या है, यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों को याद हो रहा है, इसलिए तो देख रहे हो। चलिए पूरा देखना, एकदम मज़ा लीजिए। चलो जी, सेल स्थिरांक क्या है? व्हाट इज़ द सेल कांस्टेंट? देखो सेल नियतांक, देखो सेल नियतांक नहीं पूछेगा, सेल स्थिरांक पूछेगा। सेल स्थिरांक क्या है? एग्जाम में पूछा है, आप लोग तो जानते हो। इसका मात्रक पूछता है, सूत्र पूछता है, मात्रक भी दिया हूँ, सूत्र भी दिया हूँ, यानी कि समझो कि ऑब्जेक्टिव भी आपका कवर कर रहा हूँ। तो आराम से देखिए सेल स्थिरांक की परिभाषा सबसे आसान जीवन में आप लोग देखोगे। अभी देखो किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, यानी कि मेरे प्यारे दो सेलों के, यानी कि किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात, यानी कि दोस्तों लंबाई L और इसका अनुपात A के अनुपात को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, तो सेल स्थिरांक कहेंगे। और सेल स्थिरांक को x के द्वारा दोस्तों निरूपित किया जाता है। अरे प्यारे x बराबर आपका L बटा A हो गया। क्यों हुआ सर जी? काहे हुआ? काहे के L बटा A हुआ? तो देखो किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और दोस्तों इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। तो x बराबर L बटा A हो गया। अरे प्यारे x बराबर L बटा A हो ही गया, तो यहाँ से देखो x बराबर L बटा A और इसका जो मात्रक होता है कूलाम बटा मीटर होता है जी L बटा A, तो यहाँ से आपका L का दोस्त ये हुआ और एरिया का मीटर हुआ, तो ये आपका कूलाम बटा मीटर हो गया मात्रक। बस देख रहे हो बेटा डियर स्टूडेंट्स कैसा कैसा क्वेश्चन लाता हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, एकदम मज़ा लीजिए जी, ऐसा क्वेश्चन लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए जी, हाँ O3, इसको क्या कहते हैं सर? O3 को देखो बहुत ही कमाल का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए दिल दीजिए, यानी कि लाइक कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका गुण भी करवाऊंगा और ये दोस्तों क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। O3 का मतलब होता है ओजोन। ओजोन में पूछेगा इसका दोस्तों, ओजोन में कितना अणु होता है? तो 3 अणु देख लो ओजोन का O3। अब देखो ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। देखो ओजोन जो होता है दोस्तों एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह दोस्तों कार्य करता है। कैसा? प्रबल ऑक्सीकारक की तरह। ये दोस्तों क्योंकि ये टूट कर नवजात ऑक्सीजन देता है। देखो जी इसमें ऑक्सीजन का 3 अणु है, ये टूटेगा ना तो नवजात ऑक्सीजन देगा। देखो कितना बढ़िया बात है दोस्तों, ये नवजात ऑक्सीजन देगा। और ये नवजात ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों धातु, देखो कितना बढ़िया काम करता है, समझिए कि एकदम
कितना बढ़िया काम करे। यहाँ से देखिए नवजात ऑक्सीजन जो देगा ये धातु अधातु उपधातु को ऑक्सीकृत कर देता है। ये देखिए दोस्तों, इसीलिए तो O3 को कहा जाता है प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य क्यों करता है। यह ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है क्योंकि नवजात ऑक्सीजन दे देता है, क्योंकि प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। क्यों कारक है प्रबल ऑक्सीकरण की तरह कार्य करता है जानते हो? क्योंकि यह नवजात ऑक्सीजन देता है। और ये नवजात ऑक्सीजन है ना, ये धातु अधातु मिश्र धातु उपधातु ये सब को ऑक्सीकृत कर देती है। देखिए जी, ये सब परिभाषा है कमाल का, आपको कहना धमाल जरूर है। चलिए, कृत्रिम मधुरक, देखो कृत्रिम मधुरक क्या है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, छाप दो, एकदम कमाल का क्वेश्चन है। देखो कृत्रिम मधुरम क्या है, कृत्रिम रासायनिक पदार्थ, यानी कि कृत्रिम लिखा जाना चाहिए था। कृत्रिम मधुरक वह कृत्रिम मधुरक रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में मीठे होते हैं। देखो जी, कृत्रिम मधुरक एक रासायनिक पदार्थ यानी कि स्वीटेस्ट केमिकल सब्सटेंस होता है। क्या होता है दोस्तों? केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि रासायनिक पदार्थ होता है कृत्रिम मधुरक। यानी कि आपको पता चला कृत्रिम मधुरक जो होगा जो आपका रासायनिक पदार्थ होगा, यानी कि केमिकल सब्सटेंस होगा। और यहाँ से देखिएगा ये स्वाद में मीठे होते हैं। देखो जी, स्वाद में मीठे तो सब कुछ होते हैं, सब कुछ कहाँ होता है? जो कुछ ही होते हैं दोस्तों जो स्वाद में मीठे होते हैं, लेकिन हमारे शरीर को कैलोरी नहीं प्रदान कर। लो, मीठा तो है लेकिन कैलोरी न प्रदान करोगे तो कौन काम के तुम हो? अपरिवर्तित मात्रा में उत्सर्जित हो जाते हो। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? कृत्रिम मधुरम में रासायनिक पदार्थ स्वाद में मीठे होते हैं। लो, मीठा है लेकिन कोई काम का नहीं है क्योंकि कैलोरी प्रदान ही नहीं करता है, शरीर में अपरिवर्तित मात्रा में उत्सर्जित हो जाता है। लो, तुम अपवर्तित यानी कि बेकार का तुम उत्पन्न हो जाते हो शरीर में। ये हुआ कृत्रिम मधुरम, जैसे सैकरिन सैक्रोसोलोस ये सब हुआ कृत्रिम मधुरम। चलो जी, 5 नंबर में ये सब क्वेश्चन में पूछ जाता। आपको यकीन ना है तो देख लो क्वेश्चन में 2022-23 देख लो, मज़ा आ जाएगा देख करके, क्योंकि पूछा ही जाता है। देखो जी, देहली ऊर्जा, इतना सटीक परिभाषा लाऊं कि आप लोग गदगद हो जाओगे देख करके। देहली ऊर्जा क्या है? व्हाट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी? कहोगे सर ये देहली ऊर्जा तो फिजिक्स में भी आप पढ़ा है। अरे प्यारे, दोनों में पढ़ना, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। देखो परिभाषा, देहली ऊर्जा थ्रेशोल्ड ऊर्जा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारी अणुओं के पास उपस्थित ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसके कारण वह प्रभावी टक्कर लगाता है, देहली ऊर्जा कहलाता है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारी अणुओं के पास उपस्थित ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसके कारण वह क्या करता है? प्रभावी टक्कर लगाते हैं, देहली ऊर्जा कहलाता है। नीचे वाला परिभाषा पढ़े, कितना आसान है, देखिए पढ़ के एक बार। चलिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारी अणुओं के पास उपस्थित ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसके कारण वह प्रभावी टक्कर लगाएगा, देहली ऊर्जा कहलाएगा। अब देखोगे सबसे आसान परिभाषा, तो प्रभावी टक्कर लगाने के लिए 200 प्रतिकारी अणुओं के पास उपस्थित ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। चलिए, एकदम भौकाल टाइट क्वेश्चन है जी, इसको एकदम याद कर लेना है। चलो, आणविकता क्या है? व्हाट इज द मोलिकुलरिटी? देखिए यहाँ से दोस्तों आप लोग देखेगा आणविकता। अब कहोगे आणविकता ऐसा थी तभी क्रिया की कोटि भी होना चाहिए। अरे भैया वो सब हम करवाएं और भी करवाएंगे, टेंशन काहे के लिए? तो रेगुलर क्लास कीजिए, PDF नोट्स के लिए नंबर आपको दिख रहा है। सभी विद्यार्थी एक बार ज़रूर बात कीजिएगा जी, एक बार ज़रूर बात कीजिएगा, ठीक ना जी। कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, नीचे भी नंबर आपको दिख रहा है। देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारी अणुओं के योगफल को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारी अणुओं का योगफल, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारी अणुओं का योगफल जो होगा अभिक्रिया की आणविकता होगा। ये जो होता है दोस्तों एक सैद्धांतिक मान होता है, लेकिन अभिक्रिया के कोटे प्रायोगिक मान होता है, ये सैद्धांतिक मान होता है। इसका जो मान है ना दोस्तों कभी शून्य नहीं हो सकता है, इसका मान ये सदैव पूर्णांक में ही होता है। यानी कि अभिक्रिया की आणविकता है दोस्तों ये सदैव पूर्णांक। देखो हमारा आप लोग परिभाषा देखो तो उसमें ज़रूर विशेष कुछ करके लिखा रहता है, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव भी होता है और एग्जाम में लिख दोगे तो टीचर समझेगा को बच्चा होनहार है, कुछ गजब टीचर से पढ़ के आया है,
तो आप लोग जाहिर सी बात है बेहतर अंक प्राप्त करोगे। इसीलिए दोस्तों जो 400 प्लस नंबर लाए दोस्तों, 80 प्लस स्टूडेंट्स लाया, समझिए अपने आप में बहुत ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट 400 प्लस 450 भी बहुत लाया था। चलिए प्रोटीन देखिए, व्हाट इज़ द प्रोटीन, प्रोटीन क्या है डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन क्या है। देखो आसान परिभाषा एक बार मैं याद करा दूंगा। देखो प्रोटीन मानव शरीर का एक मुख्य अवयव होता है। क्या होता है, एक मुख्य अवयव होता है। यह उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बोनेट के यौगिक होता है। यानी कि प्रोटीन जो होता है दोस्तों, प्रोटीन मानव शरीर का एक मुख्य अवयव होता है कि नहीं जी। प्रोटीन देखते हो आप लोग, बहुत प्रोटीन का उदाहरण जैसे कि मटर, गेहूँ, दाल, दूध, पनीर, ये सब क्या है, प्रोटीन है। क्या दोस्तों, प्रोटीन है। यानी कि प्रोटीन मानव शरीर का एक मुख्य अवयव होता है। ये नहीं कि कुछ भी होगा, मुख्य अवयव होता है। मुख्य मैंने समझ, मुखिया के जैसा शरीर में ये काम करता है प्रोटीन। यानी कि हमारे शरीर का एकदम मुखिया, इसको चाहिए तो चाहिए। जैसे दूध के रूप में ले सकते हो आप लोग, पनीर के रूप में लेते हो, दाल के रूप में तो जाहिर सी बात है हर बच्चा गरीब लेता होगा, गेहूँ भी लेता होगा, मटर भी लेता होगा। ये प्रोटीन है क्योंकि मानव शरीर का ये मुख्य अवयव है। तभी तो हम लोग प्रोटीन दाल में और रोटी ये सब खाते हैं दोस्तों। हम लोग का आम दोस्तों क्या भोजन है, क्योंकि इसमें दोस्तों मुख्य अवयव है तो प्रोटीन ही है दोस्तों। चलिए ये उच्च आणविक द्रव्यमान वाले, यानी कि उच्च आणविक होता है, द्रव्यमान वाला नाइट्रोजन युक्त कार्बोनेट के यौगिक है। ये देखो एकदम एंजाइम उत्प्रेरण पर गया है। ये उच्च आणविक द्रव्यमान वाला नाइट्रोजन युक्त कार्बोनेट यौगिक है। यह प्रोटीन का निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन, देखो प्रोटीन का जो निर्माण होगा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से होता है। 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। यह पौधों में और जंतुओं के कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि नहीं देखते हो कि मांसाहारी लोग हो सकते हैं, मांस नहीं खाना चाहिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से पौधे और जंतुओं में कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एल्युमिनियम के बर्तन में नाइट्रिक अम्ल क्यों रखा जाता है। देखो कुछ विद्यार्थियों को HNO3 का मतलब पता नहीं है। देखो समझा देता हूँ। देखो HNO3 कहने का मतलब क्या हो, क्या डिनोट कर रहा है, तो ये आपका नाइट्रिक अम्ल जो होता है उसको डिनोट कर रहा है। तो देखो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के संपर्क में, यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल होगा उसके संपर्क में जो एल्युमिनियम होगा वो निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत जमा हो जाती है और नाइट्रिक अम्ल इससे प्रतिक्रिया करके H2O3 बनाता है, जो प्रोटेक्टिव सतह का कार्य करता है। यह सतह एल्युमिनियम के दोस्तों HNO3 के साथ अक्रियाशील कर देता है। यानी कि दोस्तों ये क्या कर देता है, नाइट्रिक अम्ल को अक्रियशील कर देता है। अतः एल्युमिनियम के बर्तन में दोस्तों नाइट्रिक अम्ल को रख सकते हैं। देखिए परिभाषा को देखिए, क्या कमाल का परिभाषा है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के संपर्क में एल्युमिनियम निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है और यह नाइट्रिक अम्ल की एल्युमिनियम से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है डियर स्टूडेंट, तो H3O3 बनाता है, जो प्रोटेक्टिव सतह का कार्य करता है। और ये सतह जो होता है एल्युमिनियम को HNO3 नाइट्रिक अम्ल को अक्रियाशील कर देता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, एकदम आसान परिभाषा है, एकदम आराम से आप लोग एकदम कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए एल्युमिनियम और तांबा के मुख्य अयस्कों का नाम बताइए। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम आराम से देखो जी, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। बॉक्साइट का सूत्र एल्युमिनियम होता है। क्या होता है दोस्तों, एल्युमिनियम। और बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक्स का है, और बॉक्साइट का सूत्र देख लीजिए Al2O3 2H2। और कॉपर पाइराइट CuFeS2 होता है, हर कोई को पता है, और कॉपर का सूत्र ही है। यानी कि 2 नंबर में पूछा है दोस्तों एग्जाम में, तभी करवा रहे हैं, ऐसे थोड़े करवा रहे हैं। एल्युमिनियम और तांबा का मुख्य अयस्क का नाम पूछा है, देखो एग्जाम में पूछा जाता है। एल्युमिनियम का 2 अयस्क बताएं या तांबा का बताएं, तो आपको पता है कॉपर को तांबा कहा जाता है, जिसका दोस्तों जो सूत्र होता है कॉपर पाइराइट मुख्य अयस्क होता है, जिसका CuFeS होता है, क्यूपराइट होता है Cu2, और भी बहुत अयस्क होता है जो कि हम आप लोग को करवाने वाले हैं। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और एल्युमिनियम का दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये लोग का सूत्र भी लिखा हुआ, कॉपर पाइराइट Cu होता है, जो कि सूत्र भी लिखा हुआ है। चलो इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आएगा, मज़ा आ जाएगा। चलो लिंगेट देखो,
देखो लिंगेंड आप लोग जानते हो कि नंबर चैप्टर इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलो लिंगेंड क्या है ये क्वेश्चन देखिए। देखो लिंगेंड जो होता है दोस्तों केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ से जुड़े हुए अणु परमाणु अणु तथा आयन के परमाणुओं के समूह को दोस्तों लिंगेंड के नाम से जानते हैं। यानी कि केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ से जुड़े हुए अणु परमाणु अणु तथा परमाणुओं के समूह को लिंगेंड के नाम से जानते हैं। कौन सा नाम डियर स्टूडेंट्स? तो लिंगेंड के नाम से हम लोग ये जानते हैं। तो ये आपका क्या हो गया डियर स्टूडेंट? तो लिंगेंड हो गया। यानी कि केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ से जुड़े हुए अणु परमाणु तथा दोस्तों आयन का एक दोस्तों समूह होता है, यानी कि इस समूह का लिंगेंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों लिंगेंड के आधार पर आवेश देखो H2O NH3CO यानी कि जल अमोनिया कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन लिंगेंड होता है। धनात्मक देखिएगा तो NO और अमोनियम, और ऋणात्मक देखिएगा क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन साइनाइड, ये सब क्या ऋणात्मक लिंगेंड है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। उदासीन कौन होता है, धनात्मक कौन होता है, नेगेटिव क्या होता है, एक एग्जाम्पल में दे देगा। निम्नलिखित में से कौन उदासीन लिंगेंड है, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक लिंगेंड है, निम्नलिखित में से कौन ऋणात्मक लिंगेंड है। तो इससे आप लोग कहाँ से पहचानोगे? यहीं से ना डियर स्टूडेंट। तो आराम से इसको भी क्लियर रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स अभी तक नहीं लिए तो इस नंबर पर ज़रूर संपर्क कीजिए। इस नंबर पर आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स देंगे। कौन सा नंबर? 91 42 52 91 34, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इस नंबर पर कॉल या मैसेज ज़रूर कीजिएगा। है कि HI की तुलना में दोस्तों दुर्बल अम्ल है। देखिए कैसे? तो देखो HF जो होता है डियर स्टूडेंट HI से शक्तिशाली होता है, क्योंकि HI में दोस्तों I जो है आयोडीन का आकार जो होता है, यानी कि HI यहाँ पर आप लोग लिख पा रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। लेकिन इसमें क्या है, I आपका आयोडीन का आकार जो होता है HF, यानी कि HF मतलब क्या, लास्ट में F है, यानी कि जो HF जो होता है फ्लोरीन के आकार से बड़ा होता है। यानी कि आयोडीन का जो आकार होता है दोस्तों HI का HF की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण फ्लोरीन जो होता है डियर स्टूडेंट फ्लोरीन, इसका फ्लोरीन वियोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है। क्या कि डियर स्टूडेंट आपको पता चला HI जो है आयोडीन का आकार HF के फ्लोरीन आकार से बड़ा होता है, यानी कि डियर स्टूडेंट इससे बड़ा होता है HI, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसीलिए जो फ्लोरीन का वियोजन ऊर्जा का मान होता है वो अधिकतम होता है, जिसके कारण दोस्तों यह H+ आयन मुक्त नहीं करता है, जबकि HI करता है। इसी के कारण दोस्तों HF जो है ना HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। वीक एसिड है दोस्तों HI की तुलना में HF। देखिए काफी इजी है, हर विद्यार्थी इसको याद कर सकता है, इतना आसान लैंग्वेज है। देख लीजिए एक बार पढ़ के देखिए कब कब पूछा गया, 2010 2013 2014 2015 2018 और हाल में भी पूछा डियर स्टूडेंट। तो पूरा का पूरा याद करते जाइए। चलो अब कहोगे सर जी अम्लीय वर्षा में इतना लंबा हमको लिखना पड़ेगा? हाँ जी, क्या कि देखो एकदम आसान है, आप लोग बिल्कुल लिख दोगे, समझोगे तो एकदम आसान है, एकदम 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। देखो अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? देखिए अम्लीय जो वर्षा होता है डिस्टेंस, उससे आप क्या समझते हैं? 2014 क्या थे और भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। देखो कल कारखाने जो कि आप लोग जानते होंगे डियर स्टूडेंट, जहां पर कंपनी चलता है, जैसे कंपनी का मतलब क्या हुआ, जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है उसमें कल कारखानों बिजली घर होता था, स्वचालित वाहनों में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होता है। यानी कि डियर स्टूडेंट जो कल कारखाना जो कंपनी चलाता है, बिजली घर होता है या स्वचालित वाहन हो या गाड़ी किस प्रकार का जो चलता हो, उसमें किसका यूज किया जाता है? जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। इन ईंधनों के जलने से देखो ये जो ईंधन जलता है, जैसे गाड़ी वगैरह जो पेट्रोल वगैरह सब से जलने से क्या निकलता है? SO2 और NO2 गैस बनती है। यानी कि ये सब ईंधनों के जलने से SO2 और NO2 गैस बनते हैं, जो वायु में मिश्रित होकर के वायु को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। आप लोग सुने होंगे दिल्ली में क्या है, प्रदूषण हो जाता है, इसीलिए वहां पर बम वगैरह जो होता है दिवाली में कंट्रोल में रखा जाता है, वहां फोड़ा नहीं जाता है। क्या कि आपको पता है इससे अम्लीय वर्षा हो जाएगा, वहां का वायु क्या होगा? प्रदूषित हो जाएगा। इसी के कारण दोस्तों वहां पर यह सब चीज पर रोक है।
देखो वायु में जल की उपस्थिति में जबकि आपको पता है कि वायु में जल की उपस्थिति होता है, उपस्थिति में SO2 गैस ऑक्सीकृत होकर के H2SO4 यानी कि दोस्तों जब प्रदूषित होगा वायु तो जल की उपस्थिति में SO2 जो गैस होगा ना ये ऑक्सीकृत होकर के सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एवं NO2 में ऑक्सीकृत होकर के HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देगा। यानी कि दोस्तों ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल एवं दोस्तों NO2 जो गैस ऑक्सीकृत होकर के यानी कि ऑक्सीजन से कृत होकर के क्या बना लेगा, नाइट्रिक अम्ल बना लेता है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल में हो जाता है। यह अम्ल वर्षा जल के साथ धरती पर आती है तो इसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। ये जो नाइट्रिक अम्ल डिहाइड्रेशन जब अम्ल वर्षा होती है जल के साथ ये नीचे आती है तो इसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। देखो काफी इजी था, हर विद्यार्थी इसको समझ गया होगा। इतना सरल लैंग्वेज आप लोग एग्जाम में लिखिएगा ना तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा, पूरा अंक आपको मिलेगा और ये सबसे आसान था डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन। देखो हेनरी का नियम क्या है, इसका अनुप्रयोग वगैरह भी पूछा जाता है 5 नंबर क्वेश्चन में, तो इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। देखिए जितना आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे अगर आप लोग याद कर लेते हो तो ये गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, एकदम बेहतर अंक प्राप्त कीजिएगा। हेनरी का नियम क्या, इसका अनुप्रयोग लिखो। देखो यहाँ पर हेनरी का नियम लेके अनुप्रयोग अगर लिख देंगे तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से समझिए ये स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित गैसीय विलय की मात्रा उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। यानी कि स्थिर ताप के किसी विलयन में, आप कहोगे सर जी स्थिर ताप क्या होता है, तो देखो स्थिर ताप के किसी विलयन में उपस्थित गैसीय विलय की मात्रा m, ये मास मतलब क्या, मात्रा यानी कि गैसीय विलय की मात्रा उस पर आरोपित दाब, आरोपित दोस्तों प्रेशर P के कैसा है, समानुपाती होता है। इसे हेनरी का नियम कहते हैं। नहीं समझ में आया, पहले 5-10 सेकंड में जानिए काम समय बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हो। कम समय गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। देखो इससे तो आपके किसी विलयन ऊपर से गैसीय विलय की मात्रा दोस्तों क्या m है, यहाँ से भी देख सकते हो गैसीय विलय की मात्रा अगर m होगा और आरोपित दाब होगा तो इसके क्या है, समानुपाती है। अब जब m समानुपाती p है मेरे प्यारे साथियों तो यहाँ पर समानुपाती की जगह आप लोग कांस्टेंट ले सकते हो। देख सकते हो यहाँ से m मात्रा और p दाब है और जब इसका समानुपाती m समानुपाती p है मेरे प्यारे साथियों तो यहाँ से आपको क्या करना, समानुपाती की जगह कांस्टेंट इंटरांक रख लेना है। यानी कि m बराबर kp हो गया, ये आपका क्या हो गया, हेनरी का नियम हो गया। और ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है और 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर लेना है। एकदम आसान लैंग्वेज था। और जो विद्यार्थी पेड कोर्स में नहीं जुड़े वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके जरूर जुड़िए डीएसएन, क्योंकि आपको बेहतर अंक प्राप्त करना है। क्योंकि देखिए 2023 में जो हम लोग पढ़ाए थे डीएसएन लगभग कितना विद्यार्थी 400 प्लस लाया था, लगभग 70-80 विद्यार्थी 400 प्लस स्कोर किया था। सोचिए डीएसएन ये कम आंकड़ा नहीं, ये बहुत ज्यादा है ऑनलाइन के माध्यम से। चलिए सेल स्थिरांक, देखिए सेल स्थिरांक क्या, ये भी एकदम इजी है, हर विद्यार्थियों को जानना चाहिए और एग्जाम में ये क्वेश्चन है जो हर बार पूछ देता है। देखो किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, देखो किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ये जो दूरी होता है रेडिएशन, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं। यानी कि रेडिएशन किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होगी इलेक्ट्रॉन के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा हो, क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं। अतः प्राय इसको x के द्वारा दोस्तों निरूपित किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है यहाँ से निकाल सकते हैं, x बराबर I/a होता है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ से आप लोग इसका मात्रक निकालेगा तो क्या आएगा, चलिए बहुत ही अच्छा डिरेक्शन। देखो इसका आई का किस जगह तो कुलाम आएगा और यहाँ से आप लोग नीचे किस जगह तो एमपी, यहाँ से आपका एरिया का मीटर हो जाएगा, यानी कि कुलाम बटा मीटर इसका यूनिट हो गया। देखो ये सब एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत आसान लैंग्वेज है, हर विद्यार्थियों को जानना चाहिए और एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल छूटना भी नहीं चाहिए। कहा कि इतना ईजी हम लोग लिखे बना करके कि हर विद्यार्थी को याद हो जाएगा, है ना डिरेक्शन। चलिए छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में आएगा तो। चलो ये देखो ये हर साल लगभग पूछ देता है डिएसएन, लेकिन मैंने एक बार लिखा लेकिन बहुत बार पूछता है। देखो PCl5 जो है दोस्तों ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है। इतना आसान है, एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो सके। देखो PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है।
क्या है दोस्तों, जबकि NaCl5 नहीं, क्योंकि देखो PCl5 ज्ञात है जबकि NaCl5 ज्ञात नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु की संयोजकता, ये नाइट्रोजन है डियर स्टूडेंट, इन जो Cl5 है इसमें नाइट्रोजन परमाणु की संयोजकता से d ऑर्बिटल रिक्त नहीं पाई जाती है। यानी कि दोस्तों इसकी जो नाइट्रोजन परमाणु की संयोजकता से जो d ऑर्बिटल जो होता है इसमें रिक्त नहीं होता है, जबकि PCl5 जो होता है दोस्तों फास्फोरस के संयोजकता से में d ऑर्बिटल जो होता है और वो रिक्त होता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों NaCl5 जो है ना इसमें परमाणु की संयोजकता में जो d ऑर्बिटल होता है ये दोस्तों रिक्त नहीं होता है, जबकि दोस्तों ये रिक्त होता है PCl5। इसी के कारण दोस्तों PCl5 ज्ञात है जबकि NaCl5 ज्ञात नहीं है। अगर शॉर्ट में आंसर बोलो तो कहेंगे दोस्तों कि NaCl5 के नाइट्रोजन परमाणु संयोजकता से d ऑर्बिटल रिक्त नहीं पाए जाते, इसी के कारण NaCl5 जो है ज्ञात नहीं है जबकि PCl5 ज्ञात है। एकदम इजी है, एकदम सभी विद्यार्थी जान सकता है, एकदम इतना इजी है कि हर विद्यार्थी को ये याद हो जाएगा, ये गारंटी है। चलिए इतना आसान मेहनत किए तभी इतना आसान परिभाषा बना है। चलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, दोस्तों के पास भी शेयर करना है अपने। चलो यहाँ से 11 से तो देखो, ये देखिए ये विद्युत रासायनिक से में प्रयुक्त EU आकार के कांच की एक नली होती है। यानी कि डियर ये EU आकार की एक कांच की नली होती है। देखो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, ठीक है ना डियर। ये विद्युत रासायनिक सेल में प्रयुक्त EU आकार की एक कांच की नली होती है जिसमें जिलेटिन मिश्रित KCl का पेस्ट बड़ा होता है। देखो इसमें जिलेटिन मिश्रित KCl का पेस्ट बड़ा होता है जो कि दोनों सिरों पर रोए का डांड लगा होता है। जो इस प्रकार से होता है डियर, इसके दोनों सिरों पर क्या होता है, रोए का डांड लगा होता है। जो इसकी जो क्रिया विधि है दोस्तों, ये दोनों विलयनों को उदासीनता जो है उदासीनता इसको बनाए रखता है। यह एक विलयन से दूसरे विलयन में आयनों का क्या करता है, प्रवाहित करता है, और ये दोनों विलयनों को आपस में नहीं मिलने देता। यानी कि ये दोनों विलयन दोस्तों आपस में नहीं मिलाता एक दूसरे को। चलिए एकदम आसान था डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा का पूरा क्लियर कर लीजिएगा तो आप लोग PDF कोर्स अवश्य लीजिए, उसमें आपको पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा। आप लोग को कुछ पैसे लेंगे, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लो, ये सोचो कि आपको बेहतर अंक प्राप्त हो जाएंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। जो आप लोग पानी पूरी वगैरह खाने में मार्केट में लगाते हो उसी को थोड़ा बढ़िया से इन्वेस्ट कीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अब देखो इलेक्ट्रोड विभव क्या, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग भी जानते होंगे। काफी आसान सरल लैंग्वेज है, हर विद्यार्थी को याद हो जाएगा। देखो जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के लवण के साथ विलयन में डुबाते हैं, यानी कोई धातु का दोस्तों मान लीजिए कोई भी क्षण होगा, मान लीजिए ना डियर स्टूडेंट कोई क्षण होगा, तो उसी धातु के लवण विलयन में डुबाते हैं तो धातु जो होता है दोस्तों विलयन के सापेक्ष क्या हो जाता है, धन आवेशित या तो ऋण आवेशित हो जाएगा, जिस कारण से विलयन की क्षण होगा दोस्तों उसके बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। समझ में आया कि नहीं, एकदम बिल्कुल आसान है। सोचो जब किसी धातु का क्षण, मान लीजिए कोई भी धातु के क्षण होगा, उस धातु के क्षण को दोस्तों लवण के विलयन में डुबाते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, धातु जो है दोस्तों विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या तो ऋण आवेशित हो जाएगा, जिसके कारण विलयन और उसके क्षण के बीच विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एकदम आसान था, चलिए समझ गए, बहुत अच्छा। देखो यहाँ से लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर आपको लिखना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर लिखना है, ये काफ़ी इजी प्रश्न है, हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए। देखिए इसमें जो होता है दोस्तों अधिकांश आयन जो होता है रंगहीन होता है। लेंथेनाइड में जो होता है इसमें अधिकांश आयन क्या होता है, रंगहीन होता है, जबकि एक्टिनाइड में जो होता है इसमें अधिकांश आयन जो होता है वो रंगीन होते हैं। देखो एक्टिनाइड में दोस्तों क्या है कि सब दोस्तों आपका रंगीन होता है, क्या होता है, रंगीन होता है, लेकिन लेंथेनाइड है वो क्या दोस्तों आपका ये रंगहीन होता है। रंगहीन मतलब कि इस पर कोई रंगे नहीं होता, ये रंगहीन होता है, जबकि आप लोग का एक्टिनाइड होता है ये दोस्तों रंगीन होता है। देखिए लेंथेनाइड जो होता है दोस्तों इसमें सांकुल बनाने की क्षमता कम होती है। देखो लेंथेनाइड होता है दोस्तों इसमें सांकुल बनाने की जो एबिलिटी होती है वो कम होती है, यानी कि सांकुल जो बनाता है दोस्तों लेंथेनाइड वो नहीं बना पाता, इसमें कम संभावना होती है। जबकि दोस्तों एक्टिनाइड की बात करें तो इसमें सांकुल बनाने की एक प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि दोस्तों जो एक्टिनाइड होता है इसमें सांकुल बनाने की पूरी क्षमता पाई जाती है। देखो लेंथेनाइड में दोस्तों इनके चुंबकीय गुणों को आसानी से समझाया जा सकता है।
देखो लेंथेनाइड में क्या इसके चुंबकीय जो गुण होते हैं दोस्तों, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं, इसको इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है, समझाया जा सकता है लेंथेनाइड में। जबकि एक्टिनाइड में दोस्तों कि इसके चुंबकीय गुण होते हैं, इसको दोस्तों जो होता है समझाना मुश्किल है, नॉट इजी एक्सप्लेन देयर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसका अगर दोस्तों बात करें चुंबकीय गुणों को समझाना तो इसको नहीं समझा पाते, बहुत मुश्किल होता है एक्टिनाइड में। देखो लेंथेनाइड में क्या होता है, लेंथेनाइड में इनके ऑक्साइड जो होते हैं हाइड्रोक्साइड से कम भास्मिक प्रकृति के होते हैं, जबकि एक्टिनाइड में दोस्तों इनके क्या है ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड अधिक भास्मिक होते हैं। देखो दोनों को आपको एकदम अंतर याद कर लेना है, 3-3 को, और एग्जाम में 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में पूछा जाता है। आप देखो आपका एग्जाम में लिंगेंड में पूछा जाता है, लिंगेंड क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंतर्गत आता है, तो आप लोग याद कर लीजिए लिंगेंड क्या है। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है और आपका पूछा भी जाता है। केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ से जुड़े हुए परमाणु आयन तथा परमाणुओं के समूह को लिंगेंड कहते हैं। देखो लिंगेंड 3 प्रकार का होता है, ये उदासीन लिंगेंड है, धनात्मक लिंगेंड है, ये ऋणात्मक लिंगेंड है। यानी कि केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ से जुड़े हुए परमाणु अणु और आयन के समूह को लिंगेंड कहते हैं। और ये आपका पूरा का पूरा देख सकते हो एकदम इजी तरीका से लिख दिया गया है, उदासीन लिंगेंड, धनात्मक लिंगेंड, ऋणात्मक लिंगेंड, है ना डियर स्टूडेंट। बेहतरीन क्वेश्चन, इसको आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है। चलिए यहाँ से देखिए लेंथेनाइड में संकुचन क्या है, देखिए लेंथेनाइड है दोस्तों, इसमें संकुचन क्या ये आप लोग समझिए। देखो लेंथेनाइड में जो होता है मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, लेंथेनाइड में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय दोस्तों जो आकर्षण होता है तो बढ़ता तो है। देखो लेंथेनाइड संकुचन में क्या होता है कि लेंथेनाइड में परमाणु जो होता है दोस्तों क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय में आकर्षण तो बढ़ता जाता है, लेकिन उसके संतुलन करने वाला जो परिरक्षण जो प्रभाव होता है उतना नहीं बढ़ता, जिनका दोस्तों उनका आकार क्रमिक रूप में कमी आती है और उनके परमाणु जो होते हैं दोस्तों संकुचित हो जाते हैं। इसे हम लोग पूरी प्रक्रिया जो का ऐसा क्रिया होगा तो इसको हम लोग लेंथेनाइड संकुचन के नाम से जानेंगे। चलिए एकदम इजी था, हर विद्यार्थियों को याद हो गया पूरा का पूरा एकदम सरल लैंग्वेज था। चलिए देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गैंग क्या है, व्हाट इज गैंग। देखिए काफी कमाल का क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट एग्जाम में पूछा जाता है। देखो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को, यानी कि अयस्क होगा डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दोस्तों क्या कहते हैं, हम लोग दोस्तों उस अशुद्धि को गैंग कहते हैं। यानी कि अयस्क जो होगा दोस्तों, अयस्क इसमें अशुद्धि उपस्थित होता है, उस अशुद्धियों को हम लोग गैंग कहते हैं। जैसे हेमाटाइट में अशुद्धि के रूप में क्या रहता है, जैसे हेमाटाइट क्या होता है, लोहा, लोहा में दोस्तों अशुद्धि के रूप में SiO2 होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, SiO2 होता है, जो अयस्क में यानी कि अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है। जिस प्रकार से हेमाटाइट में दोस्तों बालू होता है, बालू का सूत्र SiO2 होता है, ये क्या होता है अयस्क में उपस्थित रहता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ये आपका गैंग का परिभाषा हुआ, काफी सटीक परिभाषा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी काफी सटीक है कि हेमाटाइट में अशुद्धि के रूप में बालू SiO2 उपस्थित रहता है, जो कि गैंग है। क्या है डियर स्टूडेंट, बालू क्या है, गैंग है। चलिए यहाँ से निस्थापन देखिए डियर स्टूडेंट, निस्थापन क्या है, देखो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अच्छा यहाँ से 31 कहाँ से आ गई, यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ से 21 क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि निस्थापन क्या है, यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें संदिग्ध अयस्क को उसके गलनांक के नीचे के ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बोनेट एवं हाइड्रेट अयस्क दोस्तों उपस्थित होता है। यानी कि वैसा प्रक्रिया जिसमें संदिग्ध अयस्क को उसके गलनांक से नीचे के ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप दोस्तों कार्बोनेट एवं हाइड्रेट अयस्क जो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से देखिएगा तो CaCO3 निस्थापन हो गया दोस्तों CaO और CO2 में, यानी कि यहाँ से आपका टूट गया दोस्तों क्या
तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि वैसी प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे के ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, देखो निस्थापन जो होता है दोस्तों वायु की अनुपस्थिति में होता है, भर्जन का होता है वायु की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर वायु की अनुपस्थिति का मतलब क्या हुआ, निस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पर वैसी प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे के ताप पर दोस्तों वायु की अनुपस्थिति में हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बोनेट एवं हाइड्रेट अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें डियर स्टूडेंट, तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट का दोस्तों निस्थापन किया जाता है वायु की अनुपस्थिति में। तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड और दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आपका प्राप्त हो रहा है। यानी कि ये क्या हुआ आपका दोस्तों, ऑक्साइड क्या होगा, परिवर्तित हो गया। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, कमाल का क्वेश्चन एकदम याद रखना है डियर स्टूडेंट, काफी सटीक परिभाषा और काफी आसान परिभाषा मैंने दिया है। चलिए यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट वर्जन क्या है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, वर्जन है क्या, देखो ये भी काफी कमाल का क्वेश्चन है। वर्जन क्या होता है तो यहाँ से समझिए, देखो वायु के अधिकता में, वायु की अधिकता का मतलब क्या हुआ, वायु की उपस्थिति में दोस्तों जो होता है सांद्रित अयस्क को, यानी कि वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्क को द्रव्यनांक से कम ताप पर, यानी कि दोस्तों वायु की अधिकता में सांद्रित अयस्क को द्रव्यनांक से कम ताप पर ऑक्साइड में परिणत करने के तापीय पराक्रम को, यानी कि जो परिणत करेंगे दोस्तों, परिवर्तन के उसके तापीय पराक्रम को हम लोग जारण कहते हैं। यानी कि दोस्तों वायु की उपस्थिति में, यानी कि वायु की उपस्थिति यानी अधिकता क्या हुआ, अधिकता मतलब होता है वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्क को द्रव्यनांक से कम ताप पर ऑक्साइड में परिणत करने के तापीय पराक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, जारण कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो जिंक, यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर ZNS है और प्लस में O2 है डियर स्टूडेंट। इसमें क्या है, ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जा रहा है, क्योंकि इसको हम लोग क्या करें, वायु की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग क्या करें, सांद्रित अयस्क को कम ताप पर, द्रव्यनांक से कम ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित कर रहे हैं। ये दोस्तों तापीय प्रक्रम को हम लोग जारण कहते हैं। यानी कि आप लोग परिभाषा सटीक देख सकते हो कि वायु की अधिकता में सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क आप लोग का जिंक यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ पर आपका O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में प्रक्रिया में हम लोग बदलें, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग वर्जन कहते हैं। और एग्जाम में आप लोग का बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग आराम से कर लेना है। वर्जन या जारण दोस्तों एक ही होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने जारण भी लिख दिया ताकि आप लोग को समझने में कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि वर्जन और जारण एक ही होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, जैसे कि किसी विद्यार्थियों को राहुल नाम है तो उसका नाम छोटू भी होगा, मैंने कि घर का नाम हो गया, तो उसी प्रकार से वर्जन और जारण भी यहाँ से है। चलिए देखिए 34 नंबर देखिएगा दोस्तों, तो कहिएगा सर जी इतना को छोटा हुआ आंसर, देखो 2 नंबर में पूछा है, भले छोटा है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर में एक शब्द में जवाब देने वाला ही पूछ देता है। उसी प्रकार से 34 नंबर पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित, यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है उपस्थित धातु का नाम बताइए। तो हीमोग्लोबिन में आयरन यानी लोहा धातु उपस्थित होता है। यानी कि दोस्तों आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो लाल दिखता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि उसमें आयरन लोहा होता है। कौन होता है, फेरम होता है। तो यहाँ से इस बात को आपको याद रखना है, जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है, तो आयरन याद रखिएगा, फेरम इसका सूत्र होता है डियर स्टूडेंट Fe से। तो ये बात को तीनों का याद रखना, आयरन इसी को कहा जाता है, लोहा को फेरम भी कहते हैं। तो 3 तरीके से पूछ सकते हैं, आराम से आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए अब ये देखिए डियर स्टूडेंट 35 नंबर क्वेश्चन की एल्युमिनियम के बर्तन में, चलिए 2 बार आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से देख लीजिए कहा है, एक बार और याद हो जाएगा। सांद्र दोस्तों HNO3 में एल्युमिनियम को बर्तन को रखा जाता है, क्यों ऐसा है, तो देखो सांद्र HNO3 के संपर्क में एल्युमिनियम निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत जम जाता है, जो कि नाइट्रिक अम्ल एल्युमिनियम से प्रतिक्रिया करके H2O3 बनाता है, जो कि प्रोटेक्टिव सतह का कार्य करता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये सतह होता है नाइट्रिक अम्ल के साथ अक्रियाशील कर देते हैं। इस कारण से एल्युमिनियम के बर्तन में नाइट्रिक अम्ल को रखा जाता है।
चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, एल्युमिनियम के यहाँ से आपको और कॉपर के, देखिए ये क्वेश्चन आपका दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए एक साथ कवर किए क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक साथ ही एग्जाम में पूछा है। तो इस बात को आपको याद रखना, एल्युमिनियम और तांबा के मुख्य हैश का नाम आपको बताना है। तो देखिए एल्युमिनियम का आप लोग देखिएगा डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से बॉक्साइट एल्युमिनियम का होता है और यहाँ से कॉपर का दोस्तों कॉपर पायराइट होता है, यानी कि एल्युमिनियम और तांबा के ये मुख्य अयस्क में जिसका आपका नाम दिख रहा है डियर स्टूडेंट से बॉक्साइट एल्युमिनियम का और कॉपर पायराइट का दोस्तों कॉपर होता है। ये होता है एल्युमिनियम और तांबा के मुख्य अयस्क के नाम। ये भी काफी कमाल का क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए ये देखिए कॉपर के दो अयस्कों को आपको नाम लिखना है। देखिए कॉपर के किन्हीं दो अयस्क को आपको यहाँ लिखना है। तो देखो पहला अयस्क क्या होता है, तो का पहला अयस्क होता है कॉपर पायराइट। सूत्र क्या होता है CuFeS2, यानी कि दोस्तों ये आपका कॉपर पायराइट हुआ जिसका सूत्र CuFeS2 होता है। एक चाल्कोसाइट होता है जिसका सूत्र Cu2S होता है। एक क्यूपराइट होता है जिसका सूत्र Cu2O होता है। तो यहाँ पर चाल्कोसाइट का क्या है Cu2S है। तो ये सब क्या है कॉपर के मुख्य अयस्क होते हैं, जिसमें से आपको द्वितीय का नाम पूछा, इसलिए द्वितीय को लिखा गया है। चलिए एकदम कमाल का क्वेश्चन है साथियों। जो विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिंक ब्लेड अयस्क से जास्ता धातु के निष्कासन का सिद्धांत का वर्णन करें। देखिए जिंक ब्लेड अयस्क के जास्ता धातु का जो निष्कासन होता है उस सिद्धांत को हम लोग क्या करना है, वर्णन करना है। तो देखो जिंक ब्लेड से दोस्तों अयस्क का जास्ता का निष्कासन निम्न सिद्धांतों से किया जाता है। देखो जिंक ब्लेड से जास्ता धातु जब निकालना ही है तो जिंक ब्लेड से निकालने के लिए सबसे पहले जिंक ब्लेड को क्या करना है, भर्जन के दौरान जिंक ऑक्सीजन जो होता है, क्या होता है जिंक ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों जिंक ऑक्साइड बनाता है। जिंक ऑक्सीजन से संयोग करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो जिंक ब्लेड यहाँ से आपका जिंक ऑक्साइड और SO2 का निर्माण करेगा। फिर उसके बाद कोक का प्रयोग पर दोस्तों जिंक ऑक्साइड को अपेक्षित करके जिंक में बदला जाता है। यानी कि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड को दोस्तों यहाँ से कार्बन से आपका क्या कर जब क्रिया करा के 273 तक के तापमान को बढ़ाने के लिए अयस्क को रोक देता, जो कि कोक अक्रियाशील हो जाता है। यहाँ से जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड आपका प्राप्त हो गया और यहीं आपको प्राप्त करना था डियर स्टूडेंट जिंक, ठीक ना डियर स्टूडेंट, जास्ता आपको प्राप्त करना था इसके सिद्धांत के द्वारा। तो ये आपका प्रूफ हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो भर्जन और निस्थापन में अंतर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसको नहीं करोगे तो समझिए आप गए काम से, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो इस एक तरफ निस्थापन, एक तरफ भर्जन या जारन। देखो भर्जन के जगह जारन भी लिख सकता है, जारन के जगह भर्जन भी लिख सकता है, दोनों एक ही होता है। देखो निस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया है। निस्थापन की क्रिया वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होता है और भर्जन की क्रिया ये वायु की उपस्थिति में होता है। यानी कि यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि निस्थापन की जो क्रिया होगी वो वायु की अनुपस्थिति में होगी और भर्जन की क्रिया जो होगी वो वायु की उपस्थिति में होगी। और यहाँ पर देखिए निस्थापन क्रिया के फलस्वरूप दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। क्या होता है, निस्थापन क्रिया के फलस्वरूप दोस्तों CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है और भर्जन क्रिया के फलस्वरूप SO2 गैस मुक्त होता है। यानी कि यहाँ से आप लोग देखिएगा डियर स्टूडेंट, तो निस्थापन क्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस मुक्त होता है और भर्जन क्रिया के फलस्वरूप SO2 गैस मुक्त होता है। तो ये आपका भर्जन और निस्थापन में अंतर था। और भी एक अंतर है क्योंकि तीन अंतर लिखिएगा तो पूरा नंबर आपको मिलता है। देखो इसमें कार्बोनेट एवं हाइड्रेट अयस्कों को ऑक्साइड में परिणत किया जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, किसमें। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों कार्बोनेट एवं हाइड्रेट अयस्कों को ऑक्साइड में परिणत किया जाता है, जबकि भर्जन में है किसमें सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट, तो परिवर्तित किया जाता है। ये आपका सल्फाइड अयस्क हुआ। क्या हुआ डियर स्टूडेंट, सल्फाइड अयस्क। अब यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से 40 नंबर क्वेश्चन। देखो जो विद्यार्थी अभी तक PDF नोट्स नहीं है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर करना है। 9142 51 94 34 पर जरूर एक बार बात कीजिएगा।
चलो जी, यहाँ से HF जो होता है HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है, बताओ कैसे। देखो काफी कमाल का क्वेश्चन है। HF जो होता है HI की तुलना में दुर्बल अम्ल होता है, ये कैसे होता है जानिए। तो देखो यहाँ से HF जो होता है HI से शक्तिशाली है। देखो HF जो होता है दोस्तों, HF जो होता है HI से शक्तिशाली है। क्यों HF HI से शक्तिशाली है? आप देखो, क्योंकि HI के दोस्तों आयोडीन का आकार, यानी कि HI में आयोडीन का आकार है, HF में फ्लोरीन का आकार है। तो HI के आयोडीन का आकार HF के फ्लोरीन के आकार से बड़ा होता है, यानी कि दोस्तों HI का जो आकार है HF फ्लोरीन के आकार से, यानी कि आयोडीन का आकार फ्लोरीन से क्या है, बड़ा है। क्या है? फ्लोरीन से बड़ा है, जिसके कारण दोस्तों फ्लोरीन के वियोजन ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि फ्लोरीन का जो वियोजन ऊर्जा होगा उसका मान होगा बड़ा, क्योंकि आपको पता है कि ये आयोडीन से बड़ा है, जिसके कारण ये H+ आयन जो होगा आयन मुक्त नहीं करता है। यानी कि जिसके कारण बड़ा होने के कारण क्या होता है, HI जो होता है दोस्तों आपका आयन मुक्त नहीं करता, जब HF नहीं करता, जबकि HI जो है वो आपका करता है। इस कारण से दोस्तों HF जो है HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है। और ये क्वेश्चन देखिए 10, 13, 14, 15, 18, 21 ये सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर लेना। डियर स्टूडेंट, आपको देखेंगे कि लग रहा है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना बार पूछा जो गया है। चलिए, जो विद्यार्थी PDF नोट्स नहीं लिया तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या डायरेक्ट कॉल करके आराम से ले सकते हैं ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स। देखो विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म है, और वो दोस्तों क्या है, तो देखो विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि कणों के आकार या प्रकृति पर। यानी कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वे गुणधर्म है जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि कणों के आकार या प्रकृति पर। यानी कि कहने का मतलब विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म जो होगा विलयन उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर, यानी कि विलयन जो होगा दोस्तों, विलयन में जो विलेय के कण होगा दोस्तों उसकी संख्या पर निर्भर करेगा, ना कणों के आकारों पर, ना ही प्रकृति पर। यानी कि विलेय का जो दोस्तों कण होगी उसकी संख्या पर डिपेंड करेगा। और साथ में अनुसंख्यक गुणधर्म में दोस्तों 4 प्रकार का होता है। आपके एग्जाम में भर का ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है, दे देता है कि कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो देखो 4 अनुसंख्यक गुणधर्म होता है, वो आप लोग देख लीजिए क्या क्या होता है। पहला होता है वाष्प दाब का अवनमन। क्या होता है वाष्प दाब का अवनमन? क्या तो अनुसंख्यक गुणधर्म है। सेकंड में क्वथनांक का उन्नयन, ये भी आपका दोस्तों अनुसंख्यक गुणधर्म है। हिमांक का अवनमन, ये भी अनुसंख्यक गुणधर्म है। परासरण दाब, ये भी आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है। यानी कि ये चारों आपका क्या अनुसंख्यक गुणधर्म है। आपके एग्जाम में जो है दोस्तों लगातार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ये इसको आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, अमीनो अम्ल उभयधर्मी है, बताएं कारण बताएं। यानी कि जो अमीनो अम्ल होता है वो दोस्तों उभयधर्मी होते हैं। कह रहा है कारण बताइए कैसे ये उभयधर्मी होते हैं अमीनो अम्ल। तो देखो अमीनो अम्ल जो होता है दोस्तों अम्ल तथा क्षार दोनों से भी क्रिया करता है। यानी कि अमीनो जो अम्ल होता है दोस्तों ये क्या होता है, अम्ल एवं क्षार दोनों से भी क्रिया करता है, इसीलिए अमीनो अम्ल क्या है उभयधर्मी प्रकृति का। यानी कि दोस्तों जाहिर सी बात है अम्ल और क्षार करके क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, यानी कि ये उभयधर्मी हो जाएगा। यानी कि अमीनो अम्ल जो है अम्ल और क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करके अमीनो उभयधर्मी ऑक्साइड का दोस्तों निर्माण करेगा, इसलिए ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। डेट मीन्स देख सकते हो ओवरऑल एकदम आसान परिभाषा बिल्कुल आपको याद होने वाला है। देखो हेनरी का नियम क्या, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसका अनुप्रयोग भी लिखना होता है, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है, लगता है ये दूसरी बार कवर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लीजिए। देखो आसान क्वेश्चन है, स्थिर ताप के किसी विलयन उपस्थित गैसीय विलय की मात्रा उस पर आरोपित दाब के दोस्तों कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो स्थिर ताप के किसी विलयन में गैसीय विलय की मात्रा, और मात्रा दोस्तों जो होता है m होता है, और गैसीय विलय की दोस्तों मात्रा और विलयन
जो विलय की मात्रा उस पर आरोपित दाब जो होगा 200 पी उसके समानुपाती होगा, तो m समानुपाती p होगा। तो यहाँ से आपको पता है कि m बराबर 200 समानुपाती की जगह हम लोग कोष्टक स्थिरांक k को जोड़ते हैं, तो m बराबर kp आ गया। यहाँ से आपको पता है m आपका 200 क्या है, गैसीय विलय की मात्रा 200 p और आपका 200 आरोपित दाब है, और k एक स्थिरांक है जिसे हेनरी का नियतांक कहा जाता है। समानुपाती की जगह 200 कांस्टेंट k आया है। चलिए बिल्कुल आपको याद होने वाला परिभाषा बिल्कुल हो जाएगा आपको याद। चलिए मात्र 15 सेकंड में जाने काम से बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते। चलिए सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद जाना। चलो प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्राथमिक सेल है दोस्तों, उससे आप क्या समझते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि जो प्राथमिक सेल होते हैं उससे आप क्या समझते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। जाहिर सी बात आपको याद करना है। जिस बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है, यानी कि जिस बैटरी में देखो बैटरी जो होता है उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक ही बार होता है तथा कुछ समय तक प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाता है, तो इसे हम दोस्तों पुनः प्रयोग में नहीं ला सकते। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक सेल कहेंगे। यानी कि जिस बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया केवल और केवल एक ही बार होता है तथा कुछ समय के प्रयोग के बाद ये निष्क्रिय हो जाते हैं, इसको पुनः दोस्तों दूसरी बार जो होता है प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, तो इसे हम लोग प्राथमिक सेल कहेंगे। और ये आपका 2 प्रकार का होता है दोस्तों, ठीक ना। एकदम आसान परिभाषा है, बिल्कुल आप लोग याद कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम फिक्स रहता है। लगभग देखिएगा आप लोग क्वेश्चन बैंक में तो लगभग में दोस्तों पूछ देता है, 2 नंबर या 5 नंबर में हमेशा पूछते रहता है। तो याद है क्या प्राथमिक सेल क्या है। देखो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 5 नंबर या तो 2 नंबर में पक्का पूछता है। 2 क्वेश्चन दे देता है जिसमें आपका अढ़ाई देता है, 2 नंबर पूछेगा तो पूरे 2 नंबर का रहेगा। तो देखो ये सब क्वेश्चन आपको एक बार में क्लियर करना है। देखो कहा जा रहा है कि फ्लोरीन जो होता है दोस्तों, फ्लोरीन और सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है, इनके फ्लोरीन जो है सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था दोस्तों प्रदर्शित करता है, जबकि शेष हाइड्रोजन जो होता है विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता। उससे पहले जानिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड, एस्टोरीन, ये सब क्या है आपको पता है कि हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन में जो फ्लोरीन यहाँ पर आपका जो दिया गया अपवाद में फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है, जबकि शेष और हाइड्रोजन क्या होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोरीन, ये क्या विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कारण क्या है, तो देखो फ्लोरीन परमाणु में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। याद रखिएगा जो फ्लोरीन जो होता है दोस्तों इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, अतः इसमें कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं होता है, यानी कि डी ऑर्बिटल जो होता है दोस्तों इसमें कोई भी डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है फ्लोरीन में, अतः इसमें कोई भी एक्साइटेड स्टेट जो होगा वो नहीं होता है। यही कारण है कि दोस्तों फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, -1 प्रदर्शित करता है। देखो फ्लोरीन तो आपको पता है कि -1 प्रकाशित करता है क्योंकि आपका क्या ऋणात्मक होता है, जबकि शेष हाइड्रोजन जो होता है डी ऑर्बिटल होने के कारण अधिक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। देखो फ्लोरीन है दोस्तों कि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड, एस्टेटीन ये सब क्या इसके पास, ये सब के पास क्या है, इसके पास डी ऑर्बिटल है, इसी के कारण ये अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। लेकिन फ्लोरीन बच्चेरा एक ही है, उसका कोई डी ऑर्बिटल है ही नहीं है, इस कारण से ये सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। उम्मीद है आपको बिल्कुल याद हो गया, एकदम आसान परिभाषा है। देखो एंजाइम उत्प्रेरण क्या है, उत्प्रेरक क्या है, एंजाइम उत्प्रेरण ये एग्जाम में पूछा है दोस्तों, सेंटर में पूछा है, फाइनल में पूछा है, तो इसको देखिए कैसे याद करना है। यह एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिक पदार्थ है। देखो सही बात है, एंजाइम दोस्तों जो है एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिक पदार्थ जो अनेक जैविक एवं रासायनिक क्रियाओं को संपादित करता है। यानी कि दोस्तों जो एंजाइम होता है, एंजाइम उत्प्रेरक, यह एक जटिल नाइट्रोजन युक्त है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन होता है, युक्त होता है, पदार्थ होता है, नाइट्रोजन युक्त
कार्बनिक पदार्थ जो अनेक जैविक व रासायनिक क्रियाओं को क्या करती है, संपादन करती है। तो इसको हम लोग जैव क्या कहते हैं, एंजाइम उत्पन्न कहते हैं। ये एंजाइम उत्पन्न होता है प्राय क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्राय आपका प्रोटीन होते हैं। जैसे देखो इन्वर्टेंस नामक एंजाइम जो होता है दोस्तों, बैक्टीरिया सुक्रोज नामक एंजाइम को ग्लूकोज में बदल देता है। तो देखो यहाँ पर देखो सुक्रोज दोस्तों C/H/O11 दिया गया, यहाँ से देख सकते हो आपको ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में बदल दिया। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, देखो सुक्रोज का मतलब चीनी हुआ, सुक्रोज में देखोगे तो ग्लूकोज ये वाला, फ्रुक्टोज ये वाला, इस तरह प्रदर्शित कर देता है दोस्तों कौन एंजाइम, तो इन्वर्टेंस एंजाइम जो होता है दोस्तों, यही आपका दोस्तों सुक्रोज को दो भागों में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। काफ़ी आसान है। और ये भी आपको याद रखना, एंजाइम जो होता है ना वो प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है। चलिए अब देखो रासायनिक अधिशोषण क्या है। रासायनिक अधिशोषण दोस्तों क्या है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है। भौतिक अधिशोषण क्या है, रासायनिक भौतिक अधिशोषण में अंतर बताओ, ये सब पूछते रहता है। तो देखो जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच, देखो जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच, अधिशोष होता है जिस पर कुछ शब्द चिपकता है, अधिशोषक जो चिपकता है, इसके बीच दोस्तों प्रावल आकर्षण बल होता है। यानी कि प्रावल आकर्षण बल होता है अर्थात रासायनिक बंधन होता है, तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहेंगे। कहो देखो यहाँ से देखो दीवार की पुताई में देखोगे तो इसको आप लोग दोबारा फिर पहले के जैसा नहीं ना कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है, प्रावल दोषो आकर्षण बल होता है, रासायनिक बंधन होता है। क्योंकि इस पर चिपकता है तो ये नहीं मटरता। दुर्बल थोड़ी है खाली के मटार देंगे तुरंत नहीं, लेकिन इसमें आपका प्रबल सब कुछ होता है, रासायनिक बंधन होता है। इसी के कारण दोस्तों ये क्या होता है, चीनी के जैसे दोस्तों दीवार की पोताई करोगे तो ये कहीं मिटेगा नहीं, तो ये क्या है, प्रबल हो गया, ये रासायनिक बंधन पाया जाता है। ये देखिए एकदम आसान परिभाषा था। चलिए देखो ब्राउनी गति क्या है मेरे प्यारे साथियों, फिगर से भी आप लोग समझना, मैं फिगर पढ़ रहा हूँ इस प्रकार से। देखिए अगर इस प्रकार से तो कौन सी गति है दोस्तों, इस प्रकार से देखो। अगर टेढ़े मेरे बाग में अगर दोस्तों गतिशील होता है तो उसको हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। देखो परिभाषा से समझो, जब कोलाइडी विलयनों के अध्ययन से पता चलता है ना कि कोलाइडी विलयन के अंदर कोलाइडी कण हमेशा टेढ़े मेढ़े मार्ग में गतिशील रहते हैं। यानी कि देखो इस परिभाषा के अनुसार अगर इसको हम इस प्रकार से बना दें तो ये आपका दोस्तों क्या है, परिभाषा सही होगा। क्योंकि देखिए ये आपका टेढ़ा मेढ़ा मार्ग में क्या है दोस्तों, गतिशील है। देखो इस प्रकार से मैंने कर दिया दोस्तों, तो ये देखिए ये गतिशील है। यानी कि ये दोस्तों क्या टेढ़े मेढ़े मार्ग में क्या है, गतिशील है। इस प्रकार से फिगर भी एग्जाम में बना लेना। यानी कि कोलाइडी विलयनों के अध्ययन से पता चलता है कि कोलाइडी विलयन के अंदर जो कोलाइडी कण होते हैं वो टेढ़े मेढ़े मार्ग में दोस्तों गतिशील रहते हैं, और इसी का हम लोग दोस्तों ब्राउनी गति कहते हैं। इस गति के कारण दोस्तों जो विलयन होता है वो अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी। कौन सी गति के कारण, तो ब्राउनी गति के कारण। देखो अवशोषण और अधिशोषण में अंतर लिखें। देखो अधिशोषण और अवशोषण जो होता है इसमें आपको अंतर बतलाना है। तो देखो आसान है, कैसे याद करना है, तो देखिए यह दोस्तों अधिक मात्रा में होने वाली घटना। देखो अवशोषण जो होता है ये अधिक मात्रा में होता है, लेकिन आप लोग देखिएगा अधिशोषण को तो ये सतह पर होने वाली घटना होता है। देखो अवशोषण अधिक मात्रा में होने वाली घटना, लेकिन अधिशोषण है ये सतह पर होने वाली घटना होती है। इसमें दोस्तों पदार्थ का सांद्रण सतह से अधिक होता है, यानी कि इसमें जो होता है पदार्थ का सांद्रण सतह पर अधिक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें पदार्थ का जो सांद्रण होता है सभी जगह समान रहता है। अधिशोषण में देखिए अवशोषण जो होता है दोस्तों सामान्य दर से होता है, लेकिन अधिशोषण जो होता है तीव्र यानी तेजी से होता है। यानी कि देखिएगा अवशोषण कोई सामान्य दर आराम से एकदम होगा, लेकिन वहीं अधिशोषण देखिएगा एकदम तीव्र गति से होगा, एकदम तेजी से काम होगा इसमें। चलिए अब देखो प्राशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राशन क्या, प्राशन अब ये सब आपको करवा चुके हैं। चैप्टर वाइज भी आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट में ज़रूर देखिएगा मेरे प्रिय साथियों। अब देखिए प्रासरण क्या है, तो देखो
जब 2 बिलियन को एक दूसरे से अर्धपरागम झिल्ली से अलग रखते हैं तो 93 बिलियन से 200 विलायक कण अर्धपरागम झिल्ली को पार करके सांद्र बिलियन में प्रवेश करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से कोई बिलियन ले लीजिए दोस्तों, 2 को यहाँ से क्या, जब 2 बिलियन को एक दूसरे से अर्धपरागम झिल्ली से 200 अलग रखते हैं तो इसमें क्या होता है, 93 बिलियन से विलायक कण दोस्तों अर्ध जो परागम झिल्ली होता है इसको पार करके इसमें प्रवेश कर जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रासरण क्रिया कहेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, ओवरऑल ये 50 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ और भी आपका जो बच गया डियर स्टूडेंट 50 क्वेश्चन और भी 5 वीडियो में हो जाएगा। तो आप लोग अगर इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके जरूर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है इतना आप लोग क्लास किए डियर स्टूडेंट, इससे आपको काफ़ी कुछ याद हुआ होगा डियर स्टूडेंट। एग्जाम में यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब प्लेलिस्ट में रखा जाता है, तो वहाँ से प्लेलिस्ट से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगा तो लाइक सब्सक्राइब, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।